ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं वेक्टर। ठीक है, तो वेक्टर में क्या चीज आएगा, हमारा मैग्नीट्यूड तो आएगा ही आएगा, साथ साथ में डायरेक्शन भी आएगा। वेक्टर हम लोग किसको बोलते हैं? जैसे कि हम लोग जानते हैं दो तरह के क्वांटिटी होते हैं, एक होता है हमारा स्केलर क्वांटिटी और एक होता है वेक्टर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी एंड वेक्टर क्वांटिटी। और स्केलर क्वांटिटी को हम लोग सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड से रिप्रेजेंट करते हैं, और वेक्टर क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए हमें डायरेक्शन। मैग्नीट्यूड की चाहिए, मैग्नीट्यूड तो चाहिए ही चाहिए, साथ ही साथ डायरेक्शन भी चाहिए होता है, प्लस डायरेक्शन। ऐसा क्यों, डायरेक्शन क्यों चाहिए होता है? तो सबसे पहले स्केलर क्वांटिटी के एग्जांपल देख लेते हैं। स्केलर क्वांटिटी के जो एग्जांपल होंगे जैसे कि मास, जैसे कि अगर मैं बोलूं डिस्टेंस। डेंसिटी, स्पीड। है ना, डिस्टेंस, स्पीड, और भी बहुत सारे एग्जांपल्स हो जाएंगे। ये सभी ऐसे चीज हैं जिसके लिए तुम्हें डायरेक्शन की जरूरत नहीं है। मास के लिए कभी डायरेक्शन की जरूरत नहीं होती है। ऐसा नहीं कि 5 kg मास नॉर्थ के डायरेक्शन, ऐसा कभी बोलते ही नहीं। 5 kg मतलब 5 kg, और कुछ नहीं। डेंसिटी वगैरह भी, ये सारे ऐसे चीज हैं जिसमें डायरेक्शन की जरूरत नहीं है, हमें सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड की जरूरत है। नेक्स्ट है वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी में डायरेक्शन होना जरूरी है, उसके लिए पहले एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे वेलोसिटी, टॉर्क। डिस्प्लेसमेंट, फोर्स। एक्सेलरेशन। है ना, एक्सेलरेशन भी आ जाएगा, फोर्स भी आ जाएगा, फोर्स। है ना। तो ये सारे क्वांटिटी ऐसे हैं जिसके पास मैग्नीट्यूड तो होना ही चाहिए, साथ ही साथ डायरेक्शन भी होना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर तुमने बोला इस ब्लॉक के ऊपर मैंने 5 न्यूटन का फोर्स लगाया, तो 5 न्यूटन तुमने सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड बताया, लेकिन ये 5 न्यूटन किस डायरेक्शन में लग रहा है ये तो बताया नहीं। और डायरेक्शन क्यों इंपॉर्टेंट? क्योंकि अगर डायरेक्शन नहीं बताओगे तो इसका रिएक्शन किधर होगा पता नहीं चलेगा। तुम 5 न्यूटन ऐसे लगा रहे हो या फिर ऐसे लगा रहे हो, ऐसे लगा रहे हो, कैसे लगा रहे हो, जैसा तुम लगाओ उसके हिसाब से तुम्हें इसका मोशन दिखेगा। तो इसीलिए कुछ ऐसे क्वांटिटीज होते हैं जिसको तो मैग्नीट्यूड चाहिए ही चाहिए होता है, साथ ही साथ डायरेक्शन भी चाहिए होता है। अगर डायरेक्शन नहीं होगा तो फिर हम लोग रिप्रेजेंट नहीं कर पाएंगे। तो ये चीज होगा हमारा वेक्टर। तो क्या बोल सकते हैं? इट इज अ फिजिकल क्वांटिटी विच हैव बोथ मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन, है ना। तो इस तरीके से हम लोग वेक्टर को बोल सकते हैं। तो एक मिनट रुको। तो डेफिनेशन क्या हो जाएगा? डेफिनेशन ऑफ वेक्टर, डेफिनेशन ऑफ वेक्टर में क्या बोल सकते हैं, बोलो। इट इज अ फिजिकल क्वांटिटी, इट इज a physical quantity which have both direction and magnitude, which have both direction and magnitude। साथ ही साथ वेक्टर क्वांटिटी होने के लिए एक और इम्पॉर्टेंट कंडीशन है, डेट ये पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो करना चाहिए, एंड इट मस्ट ओबे द लॉ ऑफ पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन। ओबे पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन। अब ये क्या चीज है इसे हम लोग आगे समझेंगे एक एक करके, ठीक है। तो ये हमारा वेक्टर का डेफिनेशन हुआ।
वेक्टर को हम लोग रिप्रेजेंट किस तरीके से करते हैं, देख लेते हैं। रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर। तो वेक्टर है क्या चीज, मान लो कोई भी पर्सन इस पॉइंट ए पे था और वो चलते 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 पॉइंट बी पे पहुंच गया, तो हम लोग क्या बोलेंगे, ये पर्सन ए पे था और बी पे पहुंच गया, तो मुझे एरो इस डायरेक्शन में डालना पड़ेगा। तो ये है हमारा वेक्टर का रिप्रेजेंटेशन। तो इसे बोला जाता है टेल, और इसे बोला जाता है हेड। टेल किस बात को रिप्रेजेंट कर रहा है, कि उसका इनिशियल पोजीशन क्या था। और हेड किस बात को बता रहा है, उसका फाइनल पोजीशन। ठीक है। तो ये हो गया हमारा डायरेक्शन, मतलब वो ए से बी के तरफ रिप्रेजेंट कर रहा है। तो मान लो कि ये है तुम्हारा डिस्टेंस कुछ होगा, उसको रिप्रेजेंट किस तरीके से करेंगे। लेट्स से दिस इज सी, उसको सी वेक्टर से डिनोट करा जाएगा ऐसा। तो सी के ऊपर एक एरो डालेंगे, तो सी के ऊपर एरो होगा, इसका मतलब वो एक वेक्टर क्वांटिटी है। जैसे कि फोर्स है, तो फोर्स वेक्टर क्वांटिटी है, तो फोर्स के ऊपर मुझे एक एरो डालना पड़ेगा, और एरो डाला है तो इसके पास मैग्नीट्यूड तो लिखना ही लिखना है, साथ ही साथ मुझे डायरेक्शन भी इसमें डाल के लिखना है। अगर वेक्टर लिखा है तो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों साथ में लिखा हुआ मिलना चाहिए ऐसा। और कभी कभी इसको ए बी वेक्टर भी लिख दिया जाता है, ए बी ऐसा भी लिखा जाता है। देखो टेल किस पे, ए पे है, तो यहाँ पे भी टेल किस पे, ए पे है, और इस जगह पे बी पे हेड है, तो यहाँ पे भी बी पे हेड है। इस तरीके से हम लोग ए बी भी रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये सिंपल सा रिप्रेजेंटेशन हो गया। अब इसमें इसका लेंथ किस बात को रिप्रेजेंट करता है, इसका जो लेंथ है ये मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करता है। ये जो लेंथ है, ये लेंथ लेंथ जो है वो इसके मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करता है। इसको मैग्नीट्यूड डायरेक्टली लिख देता हूँ। मैग्नीट्यूड ऑफ व्हाट, मैग्नीट्यूड ऑफ सी वेक्टर। और इसको ऐसे लिखा जाता है, सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड मतलब सी वेक्टर पे मॉड लगाना है। इसको हम लोग इस तरीके से लिखते हैं, जो भी वेक्टर रिप्रेजेंट कर रहा है उसका मैग्नीट्यूड हम लोग ऐसे करके लिखेंगे। सबको समझ में आ रहा है क्या, कोई दिक्कत यहाँ तक। नो सर। हम्म। अब इसके प्रॉपर्टीज को देख लेते हैं हम लोग, वेक्टर के क्या क्या प्रॉपर्टीज है। तो पहला जो प्रॉपर्टी है कि किसी भी वेक्टर को तुम फ्रीली स्पेस में पैरेलली शिफ्ट करो तो वेक्टर अनचेंज होता है। मान लो कि ये जो हमारा वेक्टर था, ये वेक्टर ए है, और इस ए वेक्टर को मैंने पैरेलली शिफ्ट कर दिया इस जगह पे, पैरेलली शिफ्ट करना है। तो ये जो बी वेक्टर है, बेसिकली ये बी वेक्टर भी क्या होगा हमारा, सेम होगा। या फिर पैरेलली शिफ्ट कर दो, कहीं पे भी तुम कहीं पे भी शिफ्ट कर सकते हो, ऊपर नीचे आगे पीछे, लेकिन पैरेलली शिफ्ट होना चाहिए। तो यहाँ पे जितने भी सारे वेक्टर्स हैं ये सभी सेम है, ए वेक्टर बी वेक्टर या फिर सी वेक्टर। तो ए वेक्टर रिमेन्स अनचेंज्ड इफ इट इज शिफ्टेड पैरेलली, if it is shifted parallelly then the vector remains unchanged, remains unchanged।
चेंज्ड। इसको हम लोग फ्री वेक्टर बोलते हैं। लेकिन कुछ वेक्टर ऐसे होते हैं जो फ्री नहीं होते हैं, वो लोकलाइज्ड वेक्टर होते हैं। मतलब कि उस वेक्टर को मैं किसी और जगह पे पैरेलली शिफ्ट करूंगा तो उसका मीनिंग चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो वो लोकलाइज्ड वेक्टर होते हैं, तो वो डिफरेंट होता है। लेकिन ये क्या चीज है हमारे, फ्री वेक्टर। जैसे कि मान लो एक ब्लॉक है, और इस ब्लॉक के ऊपर मैं सबसे नीचे फोर्स लगा रहा हूँ, और उसी फोर्स को पैरेलली शिफ्ट करके सबसे ऊपर फोर्स लगा रहा हूँ। तो इन दोनों फोर्स का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन अभी भी सेम है, लेकिन उस ब्लॉक पे जो उसका इफेक्ट आएगा, डेट विल चेंज। तो ये फ्री वेक्टर नहीं है, ये एक लोकलाइज्ड वेक्टर है, जिसका मतलब चेंज हो जाएगा अगर तुम उसको पैरेलली शिफ्ट करके ऊपर लेके गए तो, क्योंकि इसका रोटेशन का इफेक्ट चेंज हो जाएगा। एक्सेलरेशन तो उतना ही रहेगा, रोटेशन का इफेक्ट चेंज हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, सेकंड। तो अब किसी भी वेक्टर को अगर मैं रोटेट करूंगा तो क्या होगा। मान लो दिस इज एक्स एक्सिस एंड दिस इज वाई एक्सिस, और इस वेक्टर को मैंने रोटेट करा थीटा एंगल से। तो थीटा एंगल से रोटेट करा तो ये इधर चला गया, बी वेक्टर। तो क्या अब ये ए वेक्टर और बी वेक्टर सेम है या डिफरेंट हो गया। इट विल बी डिफरेंट। डिफरेंट, है ना। तो ऑफकोर्स इफ एनी वेक्टर is rotated through theta other than 0 and 2 pi, then it will change. रेंट पाई बोलेंगे ना, 1/4 पाई 6 पाई। हाँ ऑफकोर्स, वो 0 और 2 पाई मैंने जैसे बता दिया, तो मैं समझ में आ गया कि अगर 0 2 पाई मतलब उतना ही हो जाएगा, 4 पाई मतलब फिर से ज्यादा, 6 पाई फिर से रोटेट करके उसी जगह पे आ जा रहा है। तो जितना तुम लेकर के जाओ इवन मल्टीपल ऑफ पाई में, तो हमेशा ये वापस से उसी जगह पे आने वाला है। तो मैंने बस तो ही लिखा। नेक्स्ट इसका, अगर मैं एक्सिस को रोटेट करूं तो क्या होगा। ये हमारा एक्स एक्सिस था और ये वाई एक्सिस था, और ये हमारा ए वेक्टर था इस डायरेक्शन में। तो इफ एक्सिस is rotated, then even vector remains unchanged। बस इसके कंपोनेंट अलग हो जाएंगे। इस वेक्टर को मैंने थोड़ा इस तरीके से रोटेट कर लिया, सॉरी एक्सिस को ऐसे करके रोटेट कर लिया, तो ये अब हमारा नया एक्सिस आ जाएगा, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। लेकिन हमारा ए वेक्टर जो है जिस डायरेक्शन में पॉइंट कर रहा था अभी भी उसी डायरेक्शन में पॉइंट कर रहा है, और जितना उसका लेंथ था अभी भी उतना ही लेंथ है। तो ये चीज इसका एक प्रॉपर्टी हो गया। इसके बाद फिर क्या है, किसी भी दो वेक्टर को तभी इक्वल बोला जा सकता है, कंडीशन फॉर वेक्टर्स टू बी इक्वल। कंडीशन फॉर वेक्टर्स टू बी इक्वल। तो किसी भी दो वेक्टर को इक्वल कब बोला जा सकता है। दो वेक्टर को तभी इक्वल बोला जा सकता है जब उसके मैग्नीट्यूड सेम है, सेम मैग्नीट्यूड। दूसरा, सेम डायरेक्शन में होना चाहिए, हाँ या ना। और कुछ कंडीशन हो सकता है क्या दो वेक्टर को सेम होने के लिए। नो सर। हाँ, सर वो मतलब किसके बारे में डिफाइन कर रहा है वो भी इम्पोर्टेंट है। तीसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज कि उसके यूनिट सेम होने चाहिए। इट शुड रिप्रेजेंट सेम फिजिकल क्वांटिटी।
ठीक है, दोनों सेम फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करना चाहिए। ऐसा नहीं कि मैं डिस्प्लेसमेंट को वेलोसिटी के साथ कंपेयर करने लग जाऊं। 5 मीटर का डिस्प्लेसमेंट सेम डायरेक्शन में 5 मीटर पर सेकेंड के वेलोसिटी को नहीं बताया जा सकता, मतलब ये दोनों वेक्टर सेम नहीं हो सकते हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि दोनों सेम फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करें। मतलब एक लेंथ को बता रहा है, तो दूसरा भी जो वेक्टर है वो भी लेंथ को ही बताए, किसी और को ना बताए, अदरवाइज नहीं होगा। नेक्स्ट इसमें हम लोग देखते हैं डेट एंगल बिटवीन वेक्टर्स। एंगल बिटवीन वेक्टर्स, एंगल बिटवीन वेक्टर्स, तो किसी भी दो वेक्टर के बीच का एंगल हम लोग किस तरीके से लेंगे? तो उसके लिए एक प्रॉपर तरीका है, प्रॉपर मेथड है कि कोई भी दो वेक्टर है हमारे पास, ये एक वेक्टर है ए वेक्टर, और मान लो ये हमारे पास दूसरा वेक्टर है बी वेक्टर, और मुझे इन दो वेक्टर के बीच में एंगल निकालना है कि कितना है। तो क्या करना पड़ेगा? इन दोनों वेक्टर्स के टेल्स को लो, ये दोनों वेक्टर का टेल इस जगह पे है, उन दोनों को एक साथ ज्वाइन कर लो। अब क्योंकि ए और बी फ्री वेक्टर है, उसको भी मूव करो और मूव करके ज्वाइन करो, लेकिन पैरेलली शिफ्ट करना है। ठीक है, तो इस वेक्टर को मैंने पैरेलली शिफ्ट करा इस जगह पे, ऐसे करके पैरेलली शिफ्ट कर, बराबर। तो ये बी वेक्टर बन गया और ये ए वेक्टर बन गया। तो जो भी उन दोनों टेल के बीच का एंगल आएगा, दिस एंगल विल बी कॉल्ड एज द एंगल बिटवीन वेक्टर। सर उनके हेड्स को भी जोड़ सकते हैं ना, सेम ही आएगा। बिल्कुल, बिल्कुल, लेकिन कन्वेंशन हमेशा टेल को ही जोड़ने के लिए बोलता है कन्वेंशनली। तो तुम इसको अगर पैरेलली शिफ्ट करके इस तरीके से भी डाल दो, तो भी एंगल तो हमारा उतना ही आने वाला है। क्यों? क्योंकि इसको थोड़ा सा एक्सटेंड करो, थोड़ा सा एक्सटेंड करो, तो ये ऐसा बन जाएगा, और इसको थोड़ा सा एक्सटेंड करो तो ये ऐसा बन जाएगा। तो दिस इज ए वेक्टर एंड दिस इज बी वेक्टर एंड दिस इज एंगल बिटवीन द वेक्टर्स थीटा, बराबर। तो चाहे टेल के बीच का एंगल लो, चाहे हेड के बीच का एंगल लो, एंगल हमेशा उतना ही आने वाला। समझ में आया क्या? अब ये थीटा जो एंगल बिटवीन वेक्टर्स है वो कितना हो सकता है, कहाँ से कहाँ तक हो सकता है? जो थीटा है वो हमारा वेरी कहाँ से कहाँ तक करेगा? 0 से लेकर के 2 पाई या पाई, कहाँ तक करेगा? बाय। 2 पाई तक करेगा, है ना। और 2 पाई इंक्लूड नहीं होगा, जैसे ही 2 पाई एंगल आएगा वापस से वो 0 डिग्री बन जाएगा। तो एंगल बिटवीन वेक्टर्स जो है वो 0 से लेकर के 2 पाई के बीच में हो सकता है। अब इसमें कुछ क्वेश्चंस हम लोग कर लेते हैं, समझ में आ जाएगा तुम्हें। क्वेश्चन कुछ इस तरीके से दिया गया है कि ये हमारा एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस बना दिया ऐसा, और कुछ वेक्टर्स वगैरह दे दिएगा। दिस इज ए वेक्टर जो कि 30 डिग्री का एंगल बना रहा है, और ये बी वेक्टर जो कि 30 डिग्री का एंगल बना रहा है, और ये है सी वेक्टर। और ये भी 30 डिग्री का एंगल बना रहा है। तो क्वेश्चन पूछा गया, फाइंड द एंगल बिटवीन फर्स्ट ए सी, ए वेक्टर एंड सी वेक्टर, दूसरा बी सी, तीसरा सी ए। निकालो, बहुत इजी क्वेश्चन। चलो इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले चीज, क्या सभी टेल पे है? सभी के टेल एक जगह पे ज्वाइन किए गए, तो ये एंगल हो जाएगा ए और बी के बीच में। तो ए बी के बीच में एंगल कितना आ जाएगा? 30 + 60, 90। है ना, ये एंगल 60 है, तो ये हो जाएगा 90 डिग्री। बी और सी के बीच में कितना हो जाएगा?
ये बी है और ये सी है, तो ये वाला एंगल होगा। तो ये 90 डिग्री प्लस 30, तो 90 प्लस 30 प्लस ऑफ 30 कितना आएगा? 150 डिग्री। अब अब कौन सा है? ए सी, ए एंड सी के बीच में ये एंगल है 60 और ये भी एंगल है 60। 60 प्लस 60 कितना आ जाएगा? ये 120 डिग्री। सिंपल। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें करते हैं। सर बोलो। एंगल बिटवीन वेक्टर्स पाई तक ही होगा ना? पाई नहीं, 2 पाई तक बोला है ना। सर एक एग्जांपल दिखाओ ना, दो वेक्टर्स के बीच का एंगल का, मोर देन पाई। मोर देन पाई तो हो रहा है 120 डिग्री, 150 डिग्री। ऊपर तो अभी करा मैंने। ये 120 डिग्री क्या है? सर वो पाई से कम ही है ना? अच्छा, सॉरी 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 सॉरी, यहाँ पे ये जो मैंने लिखा है ना 2 पाई, ये सही में गलत लिख दिया मैंने। ये सिर्फ पाई तक होगा, पाई तक होगा। कैसे पाई तक होगा? क्योंकि ये हमारे पास एक वेक्टर है, और वेक्टर को तुम धीरे धीरे रोटेट करते जाओ, रोटेट करते जाओ, रोटेट करते जाओ। जैसे ही यहाँ पे आएगा तो तुम ये एंगल बताओगे, उसके बाद फिर से रोटेट करो। ये जैसे ही रोटेट आएगा यहाँ पे आएगा, तो मैं अब ये वाला एंगल नहीं बताऊंगा, अब मैं ये वाला एंगल बताऊंगा। ठीक है। तो इसीलिए एंगल जो है वो सिर्फ 0 से लेकर के पाई तक हो सकता है, बराबर। और इसमें पाई भी इंक्लूड होगा, इसमें पाई भी इंक्लूड होगा। मैं किसी और चीज को सोच करके 2 पाई लिख दिया, तो इसमें पाई भी इंक्लूड होगा, बराबर। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें करो। हम्म, ये ए वेक्टर है जो कि 60 डिग्री के एंगल पे है, और ये बी वेक्टर है जो कि 30 डिग्री के एंगल पे है। ये एक सी वेक्टर है जो कि 60 डिग्री के एंगल पे है, और ये एक डी वेक्टर है जो कि 60 डिग्री के एंगल पे है। ठीक है। तो क्वेश्चन पूछा गया, फाइंड द एंगल बिटवीन फर्स्ट ए सी, ए बी, तीसरा बी सी, चौथा सी डी, पांचवा और कौन सा दूं, डी एंड बी। सॉल्व। चलो तो ये ठीक है, इसको फिर सॉल्व करते हैं। तो मैं क्या करता हूँ, सारे वेक्टर्स को पैरेलली शिफ्ट कर लेता हूँ, पैरेलली शिफ्ट करके एक लोकेशन पे लेकर के आता हूँ। ऐसा, ऐसा। ए वेक्टर तो उसी जगह पे है, तो मैं इसको डाल लेता हूँ, ए वेक्टर 60 डिग्री एंगल। बी वेक्टर को मैं पैरेलली शिफ्ट करके इस जगह पे ला के रख दिया, तो ये बी वेक्टर है, और ये कितना, 30 डिग्री पे। सी वेक्टर का जो हेड है वो इस जगह पे है, तो मुझे इसको पैरेलली आगे शिफ्ट करना पड़ेगा, क्योंकि सभी के टेल को मुझे रखना है साथ में। सी वेक्टर हमारा इस जगह पे आ जाएगा, और एंगल कितना बनेगा, ये 60 है, तो क्या ये भी 60 लेना पड़ेगा? तो थोड़ा सा इशू हो जाएगा इसमें। 60 जो है वो ऐसे करके आएगा, सी वेक्टर। समझ में आया क्या? दिस इज 60 डिग्री। और ये डी वेक्टर को भी मैं पैरेलली शिफ्ट कर लेता हूँ, और डी वेक्टर को पैरेलली शिफ्ट करा, तो ये इस जगह पे 60 आएगा।
अब काफी आसान है, एंगल्स को मेजर कर लेना है। कितना आ जाएगा बोलो? सबसे पहले AC, AC कितना आएगा इन दोनों के बीच का एंगल? 30। कितना आ जाएगा? 30। फिर है AB, 90। AB कितना? 90। 90 आ। फिर दे रखा है BC, 60। B और C ये वेक्टर है, तो ये एंगल कितना हो जाएगा? 30। तो 30 + 30 60 हो जाएगा। CD, CD 120। कितना? दिस इज D वेक्टर, है ना? तो CD आ जाएगा 90 + 60 + 30, हाँ या ना? सॉरी, B को मैं देख रहा हूँ, C and D, ये C है, ये वाला क्वेश्चन है। तो C कहाँ पे? इस जगह पे है, और D इस जगह पे है। तो ये एंगल कितना हो जाएगा? 60 + 60 120। और फिर DB, D 180। और 180, हाँ ये होते हैं। तो ये एंगल्स हमारे निकल गए। नेक्स्ट हम लोग इसमें देखते हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर। वेक्टर को हम लोग रिप्रेजेंट किस तरीके से करते हैं? XY प्लेन में या फिर XY एक्सिस में। तो 2 डायमेंशनल प्लेन में हम लोग वेक्टर को किस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे? ऑफ वेक्टर इन 2D प्लेन। और 2D प्लेन में मैं अभी XY एक्सिस ले रहा हूँ, ठीक है? तो ये हमारे पास जो वेक्टर दिखाना है, कैसे दिखाना है उसको समझेंगे हम लोग अच्छे तरीके से। ये एक्स एक्स है और ये एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस है। मान लो किसी भी पर्सन को इस पॉइंट पे जाना है, ये 3,4 है, इस पॉइंट पे जाना है, तो वो किस तरीके से जा सकता है? सबसे पहले वो क्या करेगा कि इस डायरेक्शन में, आगे की डायरेक्शन में चलेगा, एक्स डायरेक्शन में, पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में चलेगा। और चलते 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 वो कहाँ तक पहुंच जाएगा? जस्ट यहाँ तक। और ये क्या है? एक्स का वैल्यू, यहाँ पे एक्स का वैल्यू है 3। और फिर क्या करेगा? ये जस्ट बिल्कुल वर्टिकल चल जाएगा ऊपर, और वर्टिकल बिल्कुल ऊपर चल जाएगा, तो वो इस जगह पे पहुंच जाएगा। और ये अगर डिस्टेंस की बात करें, तो ये जो डिस्टेंस इसको चलना पड़ा, दिस इज 3। और ये जो डिस्टेंस चलना पड़ा, इसको चलना पड़ा 4। तो जो हम लोग एक्स के डायरेक्शन को बताते हैं कि वो आई कैप है। बेसिकली अगर मुझे ये ए पॉइंट को रिप्रेजेंट करना होता, या फिर मुझे इस वेक्टर को रिप्रेजेंट करना होता, ये जो वेक्टर मैंने लिया, इस वेक्टर को रिप्रेजेंट करना होता जो कि ओ ए है, ओ से चलना स्टार्ट करा और ए पे पहुंच गया। और वो किस तरीके से पहुंचा है? वो सबसे पहले 3 मीटर का डिस्टेंस चला पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में, फिर वो 4 मीटर का डिस्टेंस चला पॉजिटिव वाई डायरेक्शन में। तो एक्स डायरेक्शन और वाई डायरेक्शन बार बार ना लिखने के जगह पे हम लोग इसको एक नाम दे दिए, आई कैप, और उसको दे दिया नाम जे कैप। सेम वे में जो जेड एक्सिस है, जेड एक्सिस के डायरेक्शन को नाम दे दिया मैंने के कैप, बराबर। तो बेसिकली हमने तीनों एक्सिस के नाम दे दिए। ये हमारा आई कैप डायरेक्शन, ये हमारा जे कैप डायरेक्शन, और ये हमारा के कैप डायरेक्शन। मतलब एक्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, वाई को रिप्रेजेंट कर रहा है, और जेड को रिप्रेजेंट कर रहा है, पॉजिटिव वाले। तो नेगेटिव वाला क्या हो जाएगा? नेगेटिव एक्स एक्सिस को अगर इस डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करना है, तो माइनस ऑफ आई कैप लिखा जाएगा, और इसको माइनस ऑफ जे कैप, और इसको माइनस ऑफ के कैप लिखेंगे। ये इस तरीके से लिखा जाएगा। तो अब मेरा ओ ए वेक्टर आराम से लिखा जा सकता है, डेट इज 3 मीटर in positive x direction, which is I cap, plus 4 meter in positive y direction, which is in j cap direction. तो इसको इस तरीके से लिखा जाएगा, 3 I cap plus 4 j cap मीटर।
सो दिस इज ओ ए वैक्टर। बराबर है क्या? समझ में आया सबको? हाँ सर। हाँ तो कोई भी अगर एक्स वाई प्लेन होगा और एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस होगा, तो मैं उस जनरल वेक्टर को ऐसे लिख सकता हूँ, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। जैसे कि मान लो हमारे पास तीनों एक्सिस है, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस, तीनों एक्सिस है। तो ये आई कैप, जे कैप एंड के कैप, और ये पॉइंट है हमारे पास एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड। तो मुझे x में चलना पड़ेगा, y में चलना पड़ेगा और z में चलना पड़ेगा। x में कितना डिस्टेंस चलना होगा? x। y में डिस्टेंस कितना होगा? y। और z में मुझे z डिस्टेंस चलना होगा। तो ये जो पॉइंट A है, इसे मैं वेक्टर फॉर्म में ऐसे लिखूंगा, डेट OA वेक्टर इज इक्वल्स टू एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, ऐसा लिखा जाएगा। ठीक है क्या? अब इसमें अगर तुम्हारा z जनरली जो कि 0 होता है, हम लोग ज्यादातर x और y एक्सिस में काम करते हैं, तो ओ ए वेक्टर क्या हो जाएगा? ओ ए वेक्टर विल बी इक्वल्स टू एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप। दूसरा इसका मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड कैसे लिखते हैं? तो मैग्नीट्यूड मतलब ओ ए का लेंथ। मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड किस तरीके से लिखते हैं? तो किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड ओ ए अगर वेक्टर इस तरीके से लिखा हुआ है, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, तो इस ओ ए का मैग्नीट्यूड हम लोग ऐसे लिखेंगे, रूट अंडर ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। ठीक है, ये चीज है और इसे याद रखना है। तो अगर हमारे पास जनरली अगर जो गिवन होता है, अगर ओ ए वेक्टर ऐसा हो एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप, तो इसका ओ ए का मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा? रूट अंडर ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, विच इज रीजनेबल। कैसे रीजनेबल है देखते हैं। ये हमारा एक्सेस, एक्स एक्सेस एंड वाई एक्सेस, और ये हमारे पॉइंट एक्स एंड वाई, ये पॉइंट है एक्स कॉमा वाई, तो ये वेक्टर हो जाएगा। तो इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड, मान लो कि ये ओ ए वेक्टर है, तो ओ ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या बताता है? लेंथ को बताता है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, इस जगह से परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दिया, तो ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा? x, और ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा? y। तो पाइथागोरस थ्योरम से मैं इसका लेंथ निकाल सकता हूँ। दिस इज ओ ए का मैग्नीट्यूड विच इज लेंथ, और ये होगा कितना? रूट अंडर ऑफ एक्स एक्स स्क्वायर स्क्वायर प्लस प्लस वाई स्क्वायर। इसीलिए हम लोग जो मैग्नीट्यूड बोलते हैं ओ ए का, वो रूट अंडर ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बोलते हैं। बेसिकली आई का कॉफिशिएंट जितना है आई कैप का, आई कैप का कॉफिशिएंट जितना भी है, और जे कैप का कॉफिशिएंट जो भी है, वो बस यहाँ पे तुम्हें लिख करके स्क्वायर करना है और उसको अंडर रूट लेना है। समझ में आया क्या? यस सर। अब जैसे मैं एक दो क्वेश्चन देता हूँ, तुम करके बताओ। मान लो ये पॉइंट है 6,8, ये बी पॉइंट है, तो इसका मैग्नीट्यूड पहले वेक्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट करो। बताओ ओ बी वेक्टर कितना होगा एंड ओ बी का लेंथ कितना होगा, दोनों चीज। तो देखो इसमें क्या करना पड़ेगा, ओ बी वेक्टर मुझे निकालना है। तो 6 जो है वो x के लिए डिनोट किया गया है, और 8 जो है वो y के लिए डिनोट किया गया। तो उसको हम लोग एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप लिखते हैं। तो x कितना है? 6 आई कैप प्लस ऑफ 8 जे कैप। अब इसका मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा? रूट अंडर ऑफ 6 स्क्वायर प्लस ऑफ 8 स्क्वायर विच इज 10। बराबर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं।
इसमें एक और चीज बता देता हूँ, क्वेश्चन तो इसके आसान ही रहेंगे। अगर हमारे पास दो पॉइंट्स गिवन हो तो उसके लिए हम लोग किस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे। जैसे कि मान लो एक कोऑर्डिनेट दिया गया ये, और एक कोऑर्डिनेट दिया गया ये, और ये पॉइंट है ए और ये पॉइंट है बी, और कोई भी पर्सन ए से बी जा रहा है, उसका कोऑर्डिनेट गिवन है x1 y1, और इसका दे रखा है x2 y2। तो इस ए बी वेक्टर को हम लोग ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे। अगर मैं सिंपल वे में बताऊं तो मुझे कितना डिस्टेंस x डायरेक्शन में जाना पड़ेगा। अगर तुम्हें स्ट्रेट लाइन याद x2 हो तो minus स्ट्रेट, x1 हाँ, विच इज डेल्टा एक्स बोला था हम लोगों ने। और कितना मुझे y डायरेक्शन में जाना पड़ेगा, delta y। डेल्टा y विच इज y2 माइनस ऑफ y1। तो मैं ए बी वेक्टर को ऐसा लिखूंगा दैट x2 माइनस ऑफ x1 आई कैप प्लस y2 माइनस ऑफ y1 जे कैप, ऐसा लिखूंगा। और इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा ए बी वेक्टर का, रूट अंडर ऑफ जो भी delta x कॉफिशिएंट है। square plus delta y square। हाँ, ये ऐसा और ये ऐसा, ठीक है, ये मैग्नीट्यूड हो जाएगा। अब इस पे एक क्वेश्चन करते हैं। तो क्वेश्चन ऐसा है, दिस इज एक्स एक्सिस एंड दिस इज वाई एक्सिस। सर 1 मिनट बैक पॉइंट है, कीजिएगा। ओके, एक मिनट। कि मान लो ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है जो गिवन है 4,5, और ये पॉइंट -2,1 दिया गया है। तो बताओ ए बी वेक्टर कितना होगा एंड इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, निकालो। करते हैं फिर। तो अब अगर मुझे ए बी वेक्टर चाहिए तो ये हमारा ए बी वेक्टर, तो ए बी वेक्टर निकालने के लिए क्या करना होगा, x2 माइनस ऑफ x1 आई कैप और प्लस ऑफ y2 माइनस y1 जे कैप। अब x2 कौन सा बनेगा, जहां पे एरो गया है दैट विल बी सेकंड पॉइंट एंड टेल विल बी द फर्स्ट पॉइंट। तो ये हो जाएगा 4 माइनस ऑफ -2 आई कैप प्लस 5 माइनस ऑफ 1 जे कैप, ऐसा लिखेंगे हम लोग इसको। तो ये आ जाएगा तुम्हारा 6 आई कैप प्लस ऑफ 4 जे कैप, दिस विल बी द ए बी वेक्टर। अब इस ए बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा, रूट अंडर ऑफ 6 स्क्वायर प्लस ऑफ 4 स्क्वायर, तो 36 प्लस ऑफ 16 आ जाएगा आंसर। 2√13। है ना, बाकी जो भी चीज़ है वो तो कैलकुलेशन है। तो इस तरीके से हम लोग इस क्वेश्चन को करेंगे। अब आगे हम लोग नेक्स्ट में देखेंगे किसी भी दो वेक्टर को ऐड कैसे करते हैं, किसी वेक्टर को मल्टीप्लाई कैसे करेंगे। ये सारी चीज़ हम लोग अब नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, बराबर।